फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉट क्विट। तो आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 हमारी बदलती पृथ्वी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहले इसमें स्थलमंडलीय प्लेटों को बताया गया है। ठीक है, स्थलमंडलीय प्लेटों को, स्थलमंडलीय प्लेट है। ठीक है, तो हमारा स्थलमंडल क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है। ठीक है, हमारा स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसीलिए इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्थलमंडलीय प्लेट है ये क्या करती है? ये चारों ओर धीमी गति से घूमती है। ठीक है, ये है चारों ओर धीमी गति से घूमती है। ये जो स्थलमंडलीय प्लेट है ये चारों ओर धीमी गति से घूमती है। ठीक है, लगभग कितनी धीमी गति से? ये एक वर्ष में जो है, एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर तक घूमते हैं। ठीक है, ये जो स्थलमंडलीय प्लेट है। ठीक है, स्थलमंडलीय प्लेट क्या है? हमारा स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसीलिए इसको स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, और ये जो स्थलमंडलीय प्लेट है ये चारों ओर धीमी गति से घूमती है। ठीक है, कितनी धीमी गति से? लगभग एक वर्ष में ये कुछ मिलीमीटर तक घूम जाती है। ठीक है, अब ये घूमती क्यों है? क्वेश्चन है भाई, ये प्लेटें घूमती क्यों है? ठीक है, तो क्या इसका कारण है? जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या है? मैग्मा है। ठीक है, पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में मैग्मा है। मैग्मा कैसा होता है? ये जो होता है बिल्कुल गर्म पिघला हुआ होता है, गर्म पिघला हुआ होता है, जिसके कारण अधिक गर्म होने के कारण ये क्या करता है? घूमता है, जिसके कारण जो है स्थलमंडलीय प्लेटें भी घूमती है। ठीक है, अब जब ये स्थलमंडलीय प्लेटें घूम रही है तो इसमें क्या है? इसमें कुछ बल कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, जब किसी चीज पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तभी तो वो घूमेगा, अपने आप थोड़ी घूमेगा। ठीक है, तो ये जो बल है इसको हम क्या कहते हैं? उनको हम दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक बार इसे वो देख लेते हैं। तो हमारा स्थलमंडल क्या है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, और यह चारों ओर धीमी गति से घूमती है। ठीक है, लगभग एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर तक ये घूमती है। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर ये क्यों होता है? ये घूमती क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गर्म पिघला हुआ मैग्मा है वो घूमता है। ठीक है, ये जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है ना, ये वृत्ताकार रूप में घूमता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है? इसमें कुछ बल कार्य करता है। ठीक है, कौन से बल हैं अब जानेंगे। तो मुख्यतः जो बल हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन से? अंतर्जनित एवं बहिर्जनित। ठीक है, तो जो बल कार्य करते हैं इसके पीछे वो कौन से बल हैं? वो दो बल हैं, अंतर्जनित बल व बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल, और दूसरा क्या है? दूसरा है बहिर्जनित बल। ठीक है, इंग्लिश में इसको इंडोजेनिक, इंग्लिश में इसको एक्सोजेनिक बोलते हैं। ठीक है, इंडोजेनिक IN से बनता है ये, और ये EX से बनता है। मैंने IN ही क्यों लिखा है और EX भी क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन है, ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। इन से आप लगा सकते हैं ये इन, यानी कि ये क्या है? इन में, यानी किसी के अंदर यदि कुछ चीज है तो वो क्या है? वो अंदर है। जैसे कि मान लो ये बॉक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ पदार्थ रखा है, ये मान लो, तो ये इसके अंदर है, तो ये क्या हुआ? ये इसके अंदर हो गया ना, तो ये क्या है? अंदर है। अंतर्जनित से क्या मतलब? पृथ्वी के अंदर। ठीक है, और बहिर्जनित का क्या मतलब है? एक्स से इसलिए भी बताया मैंने ये इन और एक्स, क्योंकि इन्हीं से, ये तो इंडोजेनिक है, एक्सोजेनिक है, इन्हीं से ही, इन से और एक्स से काफी दूसरे वर्ड भी होता है, जो इन से मतलब होता है अंदर से और एक्स से मतलब होता है बाहर से। ठीक है, तो इस बॉक्स के अगर कोई बाहर चीज है तो वो क्या है? बहिर्जनित है, यानी कि ऐसे बल जो
पृथ्वी के ऊपर कार्य करते हैं, ना कि पृथ्वी के अंदर, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं, उनके बहिर्जनित होता है, ये अंतर्जनित। अब अंतर्जनित बल भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आकस्मिक बल, आकस्मिक बल, ठीक है। और दूसरा पटल विरूपण, पटल विरूपण बल, ठीक है। आकस्मिक बल जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब इंडोजेनिक यानी कि अंदर, यानी कि आकस्मिक बल कैसे बल हैं जो पृथ्वी के अंदर लग रहे हैं, ठीक है। जैसे भूकंप है, नंबर 1 नोट कर लो, भूकंप है। जैसे जैसे भूकंप हो गया, ठीक है। भूकंप क्या, भूकंप पृथ्वी के ऊपर आता हुआ देखा कभी नहीं आता होगा, भूकंप पृथ्वी के नीचे आता, पृथ्वी की परत हिलती है, तो ये क्या है, भूकंप कैसा बल है, आकस्मिक बल, ठीक है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई, ज्वालामुखी हो गई। ज्वालामुखी क्या है, ये भी तो अंतर्जनित बल है। कभी भूकंप ज्वालामुखी को कभी आकाश में देखा है? नहीं। चट्टानों के माध्यम से वो पृथ्वी की सतह पर एक खुला हुआ छिद्र होता है जिसके माध्यम से जो पिघला हुआ मैग्मा है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गई। और इसी प्रकार की जो भी घटनाएं जमीन से नीचे की होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें, जैसे कि भूस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया, ठीक है। ये भी कैसा है, अंतर्जनित बल है, ठीक है। भूस्खलन तो जैसा है, भूस्खलन कैसा होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। जैसे कि ये पहाड़ी बनी हुई है, ठीक है। पहाड़ी बनी हुई है तो क्या होगा, अधिक वर्षा होने के कारण जो इसकी ये वाली परत है ये क्या हो जाएगी, ये खिसक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो वर्षा का उदाहरण हो गया। अब आप ये कहेंगे इसका तो नीचे भूमि से कोई मतलब है नहीं, तो मैं आपको बता दूं इसका भूमि के निचले भाग से मतलब है, ठीक है। जब हमारी भूमि पर हवा, जब हमारी सतह के नीचे, पृथ्वी के नीचे क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप आता है, तो क्या होता है, उसके कारण भी जो इसकी सतह है वो खिसक जाती है। तो जिसको जब ये खिसक जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको भूस्खलन कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और इसके अंदर जो दूसरा है वो क्या है, पटल विरूपण। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी, ठीक है। अब आ गया बहिर्जनित। बहिर्जनित से मैंने बताया एक्सोजेनिक, एक्सो इंडोजेनिक और एक्सो, ठीक है। बहिर्जनित यानी ये पृथ्वी के अंदर है तो ये कैसे होंगे, ये बाहर होंगे, ठीक है। और इनसे क्या होगा, अपर्दनीय निक्षेपण होगा, अपर्दनीय निक्षेपण होगा। बहिर्जनित से क्या होगा, अपर्दन और निक्षेपण होगा, ठीक है। जैसे जैसे कि नदी और बहता हुआ जल, ठीक है। जैसे कि नदी, नदी या बहता जल, नदी या बहता जल, इनके द्वारा क्या होगा, इनके द्वारा अपर्दन या निक्षेपण होगा। कहाँ पर होगा, जमीन के अंदर थोड़ी होगा, बाहर होगा। जब नदी नदी आई, नदी ने क्या करा, भूमि को काट दिया, भूमि को काट दिया, क्या उसको क्या कहा गया, उसको अपर्दन कहा गया। अब यही जो अपर्दन की कटी हुई भूमि है ये कहीं ले जाके नदी गिरेगी भी तो उसको क्या कहा गया, जहां पर गिरेगी उसको निक्षेपण कहा गया। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ हो रही है, यो पृथ्वी के ऊपर हो रही है, बाहर हो रही है पृथ्वी से, इसलिए इसको बहिर्जनित कहा गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहिर्जनित है। और क्या है, और है हमारा, और है पवन, पवन है, पवन है, पवन या वायु, ठीक है। और क्या है, और है समुद्री तरंगी, और है समुद्री तरंगे। और क्या है, और है हिमनद, हिमनद, ठीक है। ये कैसे बल है, ये बहिर्जनित है। पवन क्या करेगी, पवन के द्वारा का भी तो होता है भाई, पवन ज्यादा तेज वायु चलती है तो उससे भी तो चट्टानें गिर जाती हैं, उससे भी तो वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उससे भी तो जल का वितरण होता है, तो वो भी अपर्दन और निक्षेपण करती हैं। समुद्री तरंगे भी ये करती हैं, समुद्री तरंगे भी किसी चट्टान से टकराती हैं, वहां से अपना जो सेल है उन्हें लेकर कहीं निक्षेपण कर देती है, तो वो भी तो अपर्दन निक्षेपण का भाग है। हिमनद, हिमनद, ठीक है। हिम यानी जो बर्फीली नदियां होती हैं उनको हिमनद कहा जाता, तो वो भी तो जब चट्टानों से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती हैं, सेल लाती हैं, खनिज लाती हैं,
तो वो भी तो जब लाती हैं तो वो अपार्दन करती हैं तो वो कहीं ले जाकर उसे गिर देती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे निक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, और ये अपार्दन और निक्षेपण से ही संबंधित है चारों। ठीक है, इनके कारण क्या होता है, इसके इन सभी प्रक्रियाओं के कारण अपर्दन और निक्षेपण हो सकता है। तो आप इन बल के जो दो बल हैं, अंतर्जनित एवं बहिर्जनित, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की परपटी पर, पृथ्वी की सतह की परपटी पर या परपटी पर खुला हुआ छिद्र ही तो है। पृथ्वी जो है, ये जो है पृथ्वी की सतह या परपटी पर, सतह या परपटी पर खुला हुआ छिद्र है। ठीक है, खुला हुआ छिद्र है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह या परपटी पर खुला हुआ एक छिद्र है जिसके माध्यम से पिघला हुआ जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर से बहुत ही डिटेल से डिस्कस की थी हमने ज्वालामुखी। ठीक है, तो अब थोड़ा पहले जाते हैं जहां से बात स्टार्ट की थी। ठीक है, बात कहाँ से स्टार्ट करी? स्थलमंडलीय प्लेटों से। ठीक है, स्थलमंडलीय प्लेटें कौन सी होती हैं? जो हमारा स्थलमंडला प्लेटों में विभाजित है उसको हम स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो पृथ्वी है वो जो ये प्लेटें होती हैं ये चारों ओर क्या करती हैं? घूमती हैं। ठीक है, किसके कारण घूमती हैं? ये घूमती हैं जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा पाया जाता है, अत्यधिक गर्म होता है, वो वृत्ताकार रूप में घूमता, तो उसके कारण क्या होती है? ये घूमती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, घूमती हैं तो सामान्य रूप से घूमती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी अधिक तेज से घूमती हैं और कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये कंपन जो होता है यही तो भूकंप होता है। यही कंपन क्या है? यही कंपन जो है भूकंप है। तो भूकंप क्या कैसे उत्पन्न होता है? जैसे मैंने बताया कि जो स्थलमंडलीय प्लेट है वो स्थल पर घूमती है। ठीक है, किसके कारण? कुछ बलों के कारण घूमती है। तो जब ये घूमती है तो क्या होता है, कभी कभी ये ज्यादा है, जो बल लग रहा है इन पर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये ज्यादा ज्यादा घूम पृथ्वी पर, इसके दबाव के कारण पृथ्वी कैसी होती है? पृथ्वी उठ सी जाती है। ठीक है, कंपन उत्पन्न होता है। तो और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब भूकंप से संबंध में कुछ, और इस चीज का आप यदि एक्सपेरिमेंट से करना चाहें तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि क्या होता है कि आप एक बीकर लें, उसमें क्या करें? उसमें पानी भर दें। ठीक है, उसमें पानी भरोगे आप तो उसमें क्या करो, आप नीले रंग की कोई गोली गए, तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो जो वो गोली क्या होगी, वो गोली ऊपर को उठेगी। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, ऐसे ही पृथ्वी में भी होता है, जब बल कुछ कार्य करते हैं तो जो पृथ्वी है वो थोड़ी ऊपर को होती है, जिससे कंपन होता है। कंपन होता है तो वो क्या होता है, उससे भूकंप आता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो धीमा होता जाता है तो वो क्या है, गोली जो होगी वो नीचे को बैठती जाएगी। ठीक है, तो भूकंप से संबंधित में कुछ चीजें जान लेते हैं। ठीक है, क्या चीजें? जैसे कि उद्गम केंद्र क्या है। ठीक है, उद्गम केंद्र के बारे में जान लेते हैं। उद्गम केंद्र, तो जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जहां भूकंप उत्पन्न होता है, जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है, मान लो ये ये बीचों बीच में क्या हुआ, भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलागा? ये हमारा उद्गम केंद्र कहलागा। ठीक है, ये हमारा उद्गम केंद्र हुआ। ये क्या है?
ये उद्गम केंद्र है, ठीक है। और जो ये कंपन उत्पन्न हुआ ये सारी में जाएगा तो ये किस किस प्रकार जाता है, ये इस ऐसे जाता है, ठीक है, वृत्ताकार रूप में जाता है, ठीक है। जैसे पानी देखा है, पानी पानी में आप यदि डीला गिरते हो तो उसमें कैसे जो लहरें होती हैं वो साइड हो जाती है। जैसे मान लो पानी का है, ये तालाब है कोई, आपने इसमें कोई पत्थर फेंका तो आप यहाँ पर फेंकेंगे तो ये इसी तरह से साइड जाएगा, ठीक है, और लास्ट में जाकर यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार ये तरंगे भी होती है, ठीक है। तो जहां पर उत्पन्न होता है वहां पर क्या होता है, वो उद्गम केंद्र के होता है, ठीक है। और अधिकेंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र क्या है, उद्गम केंद्र के या जहां भूकंप उत्पन्न हुआ उसके सबसे निकटतम भाग कहलाता है अधिकेंद्र, ठीक है। उद्गम केंद्र के, उद्गम केंद्र का निकटतम भाग क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। जैसे उद्गम केंद्र क्या है, ये है, तो इसके जो ये पास वाला इलाका ये क्या कहलागा, ये अधिकेंद्र कहलागा, ठीक है, ये अधिकेंद्र कहलागा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और जो ये भूकंपीय तरंगे हैं इनके बारे में जान लो। भूकंपीय तरंगे, तो भूकंपीय तरंगे कितनी होती हैं, भूकंपीय तरंगे जो है 3 होती हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे 3 होती हैं, ठीक है। पहली कौन सी है, पहली होती है पी तरंगे, तो पहली होती है पी तरंगे, ठीक है। दूसरी कौन सी है, दूसरी है एस तरंगे, एस तरंगे, ठीक है। और तीसरी कौन सी है, तीसरी है एल तरंगे। याद रखना काफी आसान है, पी इस तरह रख सकते हैं, पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी, एल लास्ट, ठीक है। पी एस एल इस तरह प्राइमरी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राइमरी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे भी नहीं कहता है। एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। भूकंपीय तरंगे कितनी होती है, 3 तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगे या पृष्ठ तरंगे। पी प्राइमरी, एस सेकेंडरी और एल लास्ट, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि भूकंप, भूकंप जो है कभी आता होगा तो आप सुनते होंगे कि भूकंप कितनी तेज था। जब अधिक तेज आता तो न्यूज में भी और न्यूज़पेपर्स में भी क्या होता कि ये इस तरह इतनी गति का था, ठीक है। इस तरह की सी बात होती है, ठीक है। तो इन्हें जो नापा जाता है भूकंपीय तरंगों को, वो किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, वो होता है भूकंप लेखी। ये क्या है, ये तीव्रता नहीं नापी जाती है, इसे याद रखना, ठीक है। भूकंप लेखी यंत्र, ठीक है, इससे भूकंप के बारे में नापा जाता है। लेकिन अब जो जिनसे लगाया जाता है कि भूकंप कितनी गति का था, यानी भूकंप की तीव्रता नापने वाला जो होता है उसको कहते हैं रिक्टर पैमाने पर, ठीक है। रिक्टर पैमाने पर भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे मापी जाती हैं, ठीक है। भूकंपीय तरंगे मापी जाती हैं, ठीक है। भूकंप की तरंगे जो होती हैं वो किस 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 गति की होती हैं। कुछ तरंगे तो होंगी नहीं लगेंगी 2.0 की, ठीक है, कुछ 5 की, कुछ 6 की, कुछ 7 की।
तो जो 2.0 की तरंगें होती है इसमें जो नुकसान है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। ये सबसे जो मतलब इसका बहुत से व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि आगे, लेकिन किसी किसी को पता चल जाता है, ठीक है। लगभग सबको पता नहीं चलता ये तरंगे, इस इन तरंगों से पदार्थ के गिरने का खतरा रहता है, ठीक है। जैसे कि आपके घरों में कुछ सामान हुआ तो उससे गिर सकता है ये, ठीक है। और जो 6 और 7 की होती है ये तो बहुत ही खतरनाक वाली होती है, इनसे तो बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक वाली तरंगें होती हैं। 2.0 की कुछ ज्यादा नहीं होती, लेकिन 5 की भी काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन 6 और 7 की बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो याद रखना 2.0 की, 5.0, 6.0 और 7.0, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मुख्य स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्थल की जो आकृति बनती है, स्थलाकृति का मतलब है स्थल प्लस आकृतियां, है नी, यानी कि स्थल के प्रकार, ठीक है। तो ये जो है बस दो दो कारणों से बनती है, अपर्दन और निक्षेपण। इसी प्रक्रिया के कारण कोई भी आकृति बनेगी और नष्ट होगी, ठीक है। तो मैं अपर्दन काफी बार बता भी चुका हूं, तो मैं बता दूं आपको अपर्दन क्या है। अपर्दन क्या है, भूमि की जो परत है उसका क्षय है, यानी हानि है। यानी कि ये क्या करती है, ये भूमि की जो ऊपरी परत है उसको काट देती है, ठीक है। और जो ये काटा हुआ है ये 3 कारणों से, चाहे ये पानी के द्वारा जा, या हवा के द्वारा जा, या पानी के द्वारा जाए, या हवा के द्वारा जाए, या बर्फ के द्वारा ये कहीं जा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस इन कारणों से ये जो अपरदन मिट्टी है इसको कहीं जाकर लेकर डाल देगा। जहां लेकर डालेगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे निक्षेपण कहा जाएगा। तो ये दो ही कारण है जिसके द्वारा स्थलाकृति बनती है, ठीक है। तो नदी के कार्य क्या होते हैं, नदी के कार्य। तो नदी, ये मान लो नदी है कोई, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नदी कैसी होती है, नदी पर्वतों से निकलती है, ठीक है। नदी वैसे तो 2 प्रकार की होती है, एक जो हिमालय से निकलनी है और जो प्रायद्वीपीय नदी होती है। लेकिन हमेशा नदी में क्या होगा, नदी ऊपर से आती है और नीचे की तरह मतलब ढाल पे चलती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, कहीं कहीं मोड़ होते हैं, जैसे कि आप ये वाला मोड़ देख रहे होंगे, ठीक है। ये तो इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है, ठीक है। इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया ये ऊपर से नीचे तक ढाल में बहती है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं ज्यादा ढाल आ जाता है और ये ज्यादा ऊपर से ज्यादा नीचे तो को गिरने लगती है। तो वो जो स्थिति होती है, जैसे कि आप ये मान लो कि ये जो है ऊपर से नीचे को आई है और यहाँ तक ये सही आई, और यहाँ से ये एकदम यहाँ पर ज्यादा एकदम खड़ी उससे गिर गई, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे जल प्रपात कहा जाएगा, ठीक है। इसको जल प्रपात कहा जाएगा, ठीक है। और विसर्प क्या होते हैं, जो नदी में मोड़ होते हैं वो विसर्प होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब नदी में ज्यादा पानी आएगा तो जो इसमें जल है वो क्या करेगा, बिल्कुल सीधा, यानी कि जो ये मोड़ है ना बिल्कुल यहाँ पर आकर लगेगा, जिसके कारण जो ये है ये इसे काट देगा, ठीक है। तो जो काटने के बाद में ये कैसी हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगी। तो जो ये वाला एरिया बचेगा, ये नदी कैसी हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला एरिया तो बच ही जाएगा, ठीक है। तो जो ये बचा हुआ एरिया होगा ये क्या कहलाएगा, ये चाप झील कहलाएगा। इसको हम चाप झील बोलते हैं, ठीक है। और नदी, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम चाप झील बोलेंगे, ठीक है। नदी के
ये क्या होता है, ये जो उठे हुए भाग होता है जिनके अंदर पानी बहता है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तट कहते हैं, तटबंध, ठीक है। और जब पानी इतना अधिक हो जाता है कि ये नदी का जो जल है इन तटबंधों के ऊपर बहने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है, ठीक है। फिर क्या हो जाती है, फिर बाढ़ आ जाती है। इस नदी, अब जो बड़ी नदियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, ठीक है। कहीं से आकर इनमें जो है छोटी नदियां मिल जाती है। जैसे मान लो ये इस तरीके से आ गई, तो ये जो छोटी नदियां होती है ना, ये छोटी नदी जो होंगी ये क्या कहलाएंगी, ये वितरिका कहलाएंगी, ठीक है। वितरिका, जो छोटी जलधाराएं होती हैं, जैसे मान लो एक नदी आके ये मिल गई, एक नदी आके मिल गई, एक नदी, ये बड़ी नदी है, इसमें आकर ये मिल गई, तो ये सब क्या कहलाएंगी, ये वितरिका कहलाएंगी, ठीक है। अब जो ये वितरिका यानी कि अनेक अनेक नदियां छोटी छोटी, ठीक है, जब इसमें आके मिल गई, तो ये क्या करेंगी, जो बाढ़ के समय पे जो जो जलोढ़ निक्षेप आए, ठीक है, जो मिट्टी बहाकर लाई नदी, वो जब ये समुद्र में गिरने वाली होगी तो ये अपने मुंह पे ये मिट्टी छोड़ देगी। मान लो ये नदी का पानी आ गया और यहाँ पे इसने ये मिट्टी छोड़ दी, तो पानी, अब ये इसका आगे तो पानी जाएगा कहाँ को, पानी तो फिर अलग अलग धाराओं में हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अवरोध हो गया मिट्टी का, ठीक है, एक चट्टान टाइप में हो गई। तो ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज डेल्टा का निर्माण करेगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको डेल्टा कहेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। डेल्टा जो बनता है वो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी जहां पर वो किसी बड़ी जलधारा में गिरने वाली होती है, तो वहां पर वो किस चीज का निर्माण करती है, डेल्टा का, ठीक है। तो अगला क्या है, समुद्री तरंग के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। समुद्री तरंग के कार्य, तो मान लो एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र में तरंगे तरंगे जो है वो बह रही है, ठीक है। तो क्या करेंगी वो, कि जो मिट्टी होती है समुद्रों के बीच में, जैसे मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये क्या है, ये समुद्र है, और इसके नीचे क्या है, ये कुछ मिट्टी टाइप का, ठीक है। तो समुद्र की जो तरंगे है वो इससे तो टकराएंगी, ठीक है। जब ये इससे टकराएंगे तो इसमें क्या कर देंगी, ये इसमें दरार घेर देंगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, ये दरार मान लो। जब समुद्र की तरंगे इससे टकराई तो इन्होंने क्या कहा, इसमें इसमें इन्होंने दरारें घेर दी, ठीक है। अब टकराएंगे ये, तो फिर टकराएंगे ये, जब दरार गिर गई तो ये दरार कैसी हो जाएगी, ये दरार जो है ये बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, है नहीं। तो जो ये बड़ी दरार हुई इसको क्या कहा गया, इसको समुद्री गुफा कहा गया, समुद्री गुफा, इधर लिख रहा हूं मैं। तो जो पहली स्थिति होती है उसमें दरार पड़ने की, उसको क्या कहा जाता है, उसको समुद्री गुफा, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है तटीय मेहराब होते हैं दूसरे, ठीक है, तटीय मेहराब। और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है स्टेक। तो क्या हुआ, पहले सिचुएशन क्या थी, जब समुद्र की तरंगे इससे टकराई तो इन्होंने इसमें दरार घेर दी, तो उसको क्या कहा गया, उसको समुद्री गुफा कहा गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो है जब फिर इससे टकराई दरार को, तो ये दरार क्या हुई, ये दरार टूट गई, ठीक है। ये दरार टूट गई तो इसको क्या कहा गया, जो दरार टूट गई तो इसको कहा गया तटीय मेहराब, ठीक है। जब ये टूटी तो इसे क्या कहा गया, इसको तटीय मेहराब कहा गया। अब ये तटीय मेहराब से फिर जब तरंगे टकराएंगी तो जो तीसरी प्रक्रिया होगी उसमें क्या होगा, उसमें ये लगभग कुछ बस इस प्रकार से बचेगा, बाकी सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम स्टेक कहेंगे, ठीक है। ये जो तीसरी अवस्था होगी ये स्टेक कहलाएगी, ठीक है। तटीय मेहर ये
स्टेक की आकृति है, ठीक है, समुद्री गुफा की आकृति वही थी इसी तरीके से, ठीक है, बस इसमें दरार थी। और जो तटीय मेहराब वाली स्थिति थी उसमें क्या हुआ, उसमें जो ये है, ये बीच वाला भाग जो है सारी टूट गया, ठीक है। तो ये वाला जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी, ये समुद्री गुफा कहलाएगी। और ये जो लास्ट वाली है इसे कोई स्टेक बोलेंगे, और जो सबसे पहली वाली है उसको तटीय मेहराब, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य, तो हिमनद पहले भी आया था, मैंने वहां पर बताया था, मैं अब बताऊं, ठीक है। तो हिमनद क्या है, हिम किसे बोलते हैं, हिम बोलते हैं बर्फ को, हिम होती है बर्फ, और नद नदी, यानी कि बर्फ की नदी। और ये बर्फ की नदियां कहाँ पर होती हैं, ये बर्फ की नदियां जो होती हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं, ठीक है, जहां पर अधिक ठंड होगी, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो जो ये हिम नदियां होती हैं ये कैसे बनती हैं, ये जो है जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर चट्टाने हैं, तो उसके बीच में क्या होती है, ये बर्फ की नदियां बन जाती हैं, ठीक है, बर्फ की नदियां यहाँ पर बन जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब कुछ तो बर्फ की नदियां बन गई, लेकिन यहाँ पर जब ये चट्टानों के बीच में है, मान लो कुछ पर्वत है और इसके बीच में ये स्थान खाली, तो ठंड में क्या हुआ कि इसमें जो है पानी जो है वो जम गया, ठीक है। तो पानी जम गया तो ये क्या होगी, ये जो ये जो नदी है ये जम गई, ठीक है, पानी की। तो इसे क्या कहा गया, इसको जो है झील कहा गया। ये क्या है, ये झील कहलाई, झील का निर्माण किया है नहीं। तो झील जो बनती है इसी प्रकार की बनती है। और याद रखना जो बड़ी झीलें होती हैं उन्हें ही हम समुद्र कहते हैं, ठीक है, जो बड़ी झीलें होती हैं उन्हें ही हम समुद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो बर्फ की नदियां वो पहाड़ी क्षेत्रों में उन्हें हम हिमनद कहते हैं, ठीक है। ये जब ये नदियां मैंने कि आ गए पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो ऊंचाई पर होती है। तो जब ये नीचे को बहेंगी नदी, जब ये नदी बहती है तो ये क्या करती हैं, ये जब नदी बहती है नीचे को तो अपने साथ कुछ जलोढ़ निक्षेप लेकर आती है, जलोढ़ निक्षेप। और इन जलोढ़ निक्षेपों के क्या कहा जाता है, इन जलोढ़ निक्षेपों को हम हिमोड कहते हैं, ठीक है, हिमोड, ठीक है। तो जो ये नदी जब नीचे को बहेंगी पर्वतीय ढालों से तो इन्हें क्या, तो ये जलोढ़ लेकर आएंगे, जलोढ़, और इन जलोढ़ों को क्या कहेंगे हम, इन जलोढ़ों को हम हिमोड कहेंगे, ठीक है, हिमोड या हिमनद, हिमोड। तो जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है पवन के कार्य, पवन यानी हवा के कार्य। पवन के कार्य, पवन यानी हवा के कार्य। तो हवा के कार्य क्या थे, एक तो मैंने बताया हवा के कार्य जलोढ़, जो हमारे अपर्दित भूमि होती है उसको हवा के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो बाहर जो दूसरे स्थान है वहां पर जाके इसे निक्षेप कर देते हैं। लेकिन रेगिस्तान वाले इलाके में क्या होता है, जहाँ पर रेती रेत होती है वहां पर इसके कारण क्या होता है, जब ज्यादा पवन चलती है तो क्या बना देती है कि पहाड़ी टाइप, ये छत्रक टाइप का बना देती है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम छत्रक बोलते हैं, ठीक है। अब हवा क्या करती है, पहाड़ी वहां पर रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हवा होती है वो यहाँ पर लगती है, इसके आधार पर लगती है हवा, ठीक है। तो आधार को ये क्या कर देगी, आधार को ये संकीर्ण कर देगी, ठीक है। आधार कैसा हो जाएगा, आधार संकीर्ण हो जाएगा हवा से। जब किसी भी चीज का आधार संकीर्ण हो जाएगा तो वो क्या होगी, वो कमजोर हो जाएगी। जब कमजोर होगी तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग टूट जाएगा इसका, और टूट कर ये क्या करेगा, टूट कर ये छोटी पहाड़ी का निर्माण करेगा, टूट कर ये छोटी पहाड़ी बनाएगा, टूट कर ये छोटी पहाड़ी बनाएगा। और छोटी पहाड़ी को हम क्या कहेंगे, इस छोटी को हम पहाड़ी को हम
बालू टिब्बा कहेंगे, ठीक है, बालू टिब्बा कहेंगे। जो ये छोटी पहाड़ी है इसे हम बालू टिब्बा कहेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें जो हल्की और महीन दानों वाली रेत होती है, हल्की एवं महीन रेत होती है जो, तो उसे क्या करती है, उसे वायु बहाकर ले जाती है, वायु अपने साथ ले जाती है, ठीक है। छोटी महीन का मतलब छोटी और हल्की मतलब जो जिसमें वजन ज्यादा ना हो, उसे अपने साथ ये क्या करती है, अपने साथ ले जाती है, ठीक है। और ले जाकर क्या कर देती है, इसका निक्षेप कर देती है। और इस निक्षेप से क्या होगा, बहुत बड़े मैदानों का निर्माण होगा, ठीक है, बड़े मैदान बनेंगे इस निक्षेप से। और इन्हीं बड़े मैदानों को हम क्या कहेंगे, इन्हीं बड़े मैदानों को लो एस कहेंगे, लो एस। और चीन में बहुत ज्यादा बड़े लोएस पाए जाते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर समाप्त हुआ। चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच द वीडियो, और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।